हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यूटेट 2020 मतलब उत्तराखंड टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का 24 मार्च को, यानी कल। उसमें जो पेपर 1 में जो सीडीपी का पार्ट है, आज हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधितों के लिए कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किसके लिए बताना है? श्रवण बाधितों के लिए, मतलब जिनको सुनने में कठिनाई होती है, तो उनके लिए कौन सा होता है? वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? मानसिक मंद बालक की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं होती है? धीमी गति सीखने वाली होती है, शीघ्र भूलना ये भी होता है, अनुकरण से सीखना ये भी होता है, लेकिन सामान्यकरण की क्षमता जो होती है वो मानसिक मंदबुद्धि बालक में नहीं होती है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है समाजीकरण, एकीकरण या फिर सामाजिक मान्यता। तो दृष्टि बाधितों के लिए जब भी हम एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें एकीकरण भी होता है और मान्यता भी दिलाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है, उसमें योग्यता है। तो जब भी बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक मतलब अनेक टाइटल, ठीक है, वो बता सके तो उसमें किस चीज़ की योग्यता होती है? उसमें योग्यता होती है अभिव्यक्ति प्रवाह की, कि वो अपने विचारों को कितने प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकता है, ठीक है, या फिर अपने विचार जो हैं वो कितने तरीके से व्यक्त कर सकता है, ठीक है। और या फिर हम ये कह सकें कि एक ही व्यक्ति एक ही जो कहानी है या फिर कोई ऐसे है उसके कितने टाइटल दे सकता है, ठीक है। मतलब शीर्षक देता है, एक बालक है वो एक कहानी लिखता है और उसके अनेक अनेक शीर्षक देता है, ठीक है। अनेक शीर्षक मतलब अलग अलग टॉपिक दे सकता है। ये होती है अभिव्यक्ति प्रवाह, उसमें योग्यता होगी तभी कर पाएगा एक बालक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया होता है भाषीय असमानता, संज्ञान जानने की प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित नहीं है। आपको वो बताना है जो संज्ञान में नहीं आता है। सोचना आता है, समझना भी आता है, समस्या समाधान ये भी कहीं ना कहीं संज्ञान का ही पार्ट होता है। लेकिन जो ये ऑप्शन है सेखी बघारना, इसका हम जानते हैं पहले मतलब। तो यार शेखी बघारना एक होता है मुहावरा। मुहावरे में शेखी बघारना का मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी तारीफ़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शेखी बघारना, ठीक है। ये हिंदी मुहावरा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए होंगे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? जब भी संज्ञानात्मक विकास होता है तो आंसर हमेशा क्या होता है हमारा? जीन पियाजे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सी निम्नलिखित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। मौखिक अनुन्याय, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, या भाप लेना कि कब विनम्र होना है। तो स्थानिक बुद्धि की हम जब भी बात करेंगे तो वो क्या करता है? जटिल उपकरण को इकट्ठा करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी? पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा या चुनौती। तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको हमेशा पुरस्कार एवं प्रशंसा से उनकी अभिप्रेरणा की जा सकती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? आपको बताना है, नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है। तो नहीं वाला कौन सा होता है? वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं, मतलब वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में। तो यार देखो, मान लो विशिष्ट का मतलब होता है जो सामान्य लोगों से या तो बहुत अच्छा हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल से लो हो, मतलब वो कभी भी नॉर्मल की श्रेणी में नहीं आएगा, मतलब सामान्य नहीं होगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो भी विशिष्ट है, और अगर वो नॉर्मल बच्चा है उससे कम जानता है या फिर
ऐसी कुछ विशेषता हैं जो नॉर्मल में होती हों और उसमें ना हो, मतलब वो अक्षम होगा तभी वो विशिष्ट बालकों में आएगा। ठीक है, तो चाहे बालक कोई सा भी हो, वो चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में ना कभी भी अभिप्रेरित नहीं रहता है, और यही विशेष बालकों की विशेषता नहीं है। ठीक है, हमें नहीं वाला बताना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसका जवाब ना थोड़ा सोच के भी लगा सकते थे, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा होगा ना, उसको चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य दो तो वो हाईली मोटिवेटेड तो रहेगा नहीं। मतलब यार ऐसा कौन सा बच्चा है जो कठिन कार्य करना पसंद करेगा, है ना। तो आप इसका आंसर ऐसे भी थोड़ा सोच के लगा सकते थे। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण शैलियों की विशेषता नहीं है। तो देखो पहला है शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होता है। अगले में है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। अगला ऑप्शन था हमारा शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर बताए कौन सा था, वो था ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो कि क्या है, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित रखते हैं। यहाँ पे यही चीज़ गलत है बस, कि सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, बस यही आंसर गलत है। और हमसे यही पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। अब यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई भी कौशल कक्षा में जो शिक्षण व्यवहार हो वो सभी इकाइयों से संबंधित हो सकता हो किसी इकाई से ना हो संबंधित, और हमसे यही पूछा है कि शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, मतलब शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, या फिर शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, तो यार देखो सटीक व्याख्या नहीं करता है ना, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अधिगम क्या है, प्रकृति तथा परिणाम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, या फिर अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा, अधिगम को स्पष्ट ये तीनों बातें करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। शिक्षण विधि पूछा था। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू वो किस में होता है, वो पर्सनैलिटी मेजरमेंट का एक तरीका है। ठीक है, तो इंटरव्यू वाला था ये क्या है हमारा गलत होगा। बाकी प्रश्नोत्तर विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि और अन्वेषण विधि क्या होता है, शिक्षण विधि होती है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं। शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, यहाँ पे आना चाहिए था ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बिल्कुल होता है, सरल से जटिल की ओर बिल्कुल होता है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी होता है। तो हमारा जो शिक्षण के सूत्र होते हैं वो ये चारों होते हैं। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या था इसका करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, मतलब पर्सनैलिटी को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उनका आपको बताना है। पहला है दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, अगला है मनोवैज्ञानिक कारक, थर्ड ऑप्शन है हमारा पर्यावरणीय कारक, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा प्रयोगात्मक कारक। तो जब भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो पहला ऑप्शन तो है भैया देखो चार ऑप्शन में, तो मतलब ये तो हमारा 100% आंसर होगा। अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो यार देखो ये हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, तो मतलब ये भी होगा हमारा सही। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे फर्स्ट और सेकंड में है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं। ठीक है, 1 और 2 में से होगा। तो यार ऑप्शन नंबर 2 में हमें एक और दे रखा है कौन सा, पर्यावरणीय कारक। तो जैसा कि हमें पता है हमारे पर्सनैलिटी को हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे, क्योंकि पर्यावरण में आता है हमारा समाज। ठीक है, और समाज हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। जैसा कि आपने सुना होगा किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है या फिर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसके पर्यावरण के द्वारा भी निर्मित होता है। ठीक है, या फिर उसके पर्यावरण जहाँ पर वो रहता है, उसके मित्र या फिर उसका समाज कैसा है, उस हिसाब से भी ये भी फैक्टर जो होता है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन 1, 2 और 3 तो हो गए
करेक्ट। और वही कौन से ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारे इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, या फिर मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, या फिर शिक्षक को स्वयं को समझने के लिए सहायता करता है। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायक करता है, इसीलिए टीचर के पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है। आपको क्या बतानी है, इनके संबंध में कौन सी बात सही है वो बताना है। दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, बुद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास के बाह्य कार्यों की आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः एकाएक हो जाता है, मतलब एकाएक हो जाता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। तो इसमें जो आप कंफ्यूज होंगे वो होंगे ऑप्शन 1 और डी में, ए और डी में आपको कन्फ्यूजन हुई होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बुद्धि और विकास की बात करूं तो ये हो सकता है दोनों प्राकृतिक हो या ये दोनों बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। तो जब भी हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर में क्या होता है, बुद्धि और विकास दोनों क्या होती है, हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा विकास होता है ना, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कभी कभार हमारा समाज, हमारा पर्यावरण या जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे घर का परिवेश या हमारे विद्यालय का परिवेश, ये भी कभी ना कभी हमारे विकास को प्रभावित करता है। और विकास अलग अलग प्रकार का होता है, हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्तता कर सकती है, विरासत तथा परिवेश के योगदान बराबर होते हैं। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है या फिर अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ना वो होता है ऑप्शन नंबर बी, विकास और विरासत और परिवेश का योगदान बराबर होता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। मतलब किसने बता रखा है कि हमारे जो बौद्धिक विकास है वो आयु से संबंधित होता है। तो यार देखो ऑप्शन, पहले चारों ऑप्शन पढ़ना, ब्रूनर, पियाजे, डेविस, आशुबेल और हिल्डातावा। तो देखो अगर मैं बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे एक ही बंदे ने दिया था जिसका नाम क्या था, जीन पियाजे, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चा आक्रामकता सीख लेते हैं। मतलब बच्चे ने देखा कोई एक बड़ा व्यक्ति है उनके सामने, वो भी आक्रामक व्यवहार कर रहा है और बच्चे ने इसको देखा और कुछ दिनों बाद बच्चा भी अपने आप खुद से ही आक्रामकता सीख लेता है। यह विचार किसका है, ये विचार किसका है, बंदूरा और उसके साथी का, कि बच्चा अपने समाज में हो रही चीज़ों को जैसे देखता है वैसे ही खुद सीख लेता है, ठीक है। ये किसने बताया था, बंदूरा और उसके साथी ने। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। तो देखो संवेदी प्रेरक नहीं है, क्योंकि संवेदी प्रेरक होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि किसने बताया है, जीन पियाजे ने, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, ठीक है। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहलाते हैं सूझ द्वारा अधिगम, ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 3। उसने क्या किया, मैथ का क्वेश्चन देखा, वो उसको पहले क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो सॉल्व नहीं कर पाया, अटक गया, लेकिन उसने थोड़ा टाइम दिया और थोड़ा सोचने के बाद उसे क्या है, उसका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं सूझ द्वारा अधिगम। मतलब पहले बंदे ने सोचा, समझा
उसके बाद उसको उसका आंसर मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। अधिगम शैली में भिन्नता का कारण होता है विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं बतानी है, तो इसमें भी क्या होगा हमारा शेखी बगारना। शेखी बगारना मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर अपने बारे में ही बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, तो ये कभी भी हमारी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। व्याख्या दर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र या खोज नियम। तो इन चारों में से जो सबसे उपयुक्त या सर्वाधिक उपयुक्त वाला है वो कौन सा है हमारा खोज अधिगम, मतलब इंक्वायरी वाला। ठीक है, या खोजना, खोज वाला अधिगम। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। हमें इसमें क्या बताना है, समस्या समाधान योग्यता के पोषण। तो पोषण के लिए हमारा आएगा उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप उनकी समस्याओं पर बल देना प्रारंभ करेंगे जो उनके लिए वास्तविक है, तो वो क्या करेगा, उनके समस्या समाधान योग्यता का पोषण करेगा। ठीक है, और पोषण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमने दे रखा है पाठ्यक्रम से भाव है। पाठ्यक्रम से क्या भाव होता है, तो पाठ्यक्रम से भाव होता है कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, NIVH संबंधित है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये होता है विजुअली हैंडीकैप्ड, मतलब दृष्टि बाधिता से संबंधित है। ठीक है, VH का मतलब विजुअली हैंडीकैप, और इसी को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि बाधिता। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्वभाषी बधिरता होती है। पूर्वभाषी मतलब भाषा ज्ञान से पहले की बधिरता कब होती है, भाषा जन से पूर्व। ठीक है, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर सी और ए में, तो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। जहाँ तक CDP की बात करूँ, CDP आसान आई थी। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, कुछ 2 या 4 क्वेश्चन हम कह सकते हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता था। ठीक है, लेकिन बाकी और क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में जो भी मैंने आंसर बताए हैं वो मेरे खुद के पर्सनल आंसर हैं। ठीक है, हो सकता है आयोग अपना किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर माने, ये अब जब जो बोर्ड है वो अपनी ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर कर देगा, ये तो तभी पता लगेगा। ठीक है, कि ऑफिशियली क्या था। लेकिन मैंने जो मेरे को लगा कि पेपर देखने के बाद इसका ऑप्शन जो होना चाहिए उस हिसाब से मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, और बात करें अगर ऑफिशियल आंसर की तो वो पेपर होने के 1 हफ्ते से लेके 15 दिन के बीच, मतलब पेपर होने के 7 से 15 दिन के भीतर आयोग द्वारा जारी करवा दी जाती है। ठीक है, बाकी देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन माना गया है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।